हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग बेटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का ये पोएट्री सेक्शन का पार्ट नंबर अंतिम, अर्थात ये 10वां अध्याय है जिसका नाम है माय ग्रैंडमदर हाउस। हाँ बच्चों, जिसके लेखक हैं कमला दास, जो इंडियन हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में जो आने वाले हैं, है ना, आज उसका हम ना चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, है ना, देखिए और खुद देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। और उसके बाद और जो बच्चे नहीं देखे इस बाकी 9 अध्याय को, तो अपने दोस्तों को और खुद वो उसको भी देख लें, ताकि आपको पोएट्री सेक्शन से जो भी क्वेश्चन किताब से आए, तो आप अच्छी तरह से उसको बना लो। ठीक है? और उसके बाद इसके बाद जो है आपको प्रोज सेक्शन लेके चलेंगे 1 से लेके 11 अध्याय तक। उसके बाद हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, फिर ग्रामर का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर उसके बाद पूरा किताब का जो है ना, मिक्स करके आपको देंगे मॉडल सेट के रूप में। ठीक है? तो लगे रहिए बच्चों, जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक आपके साथ हम लगभग 1 सप्ताह पहले तक, एग्जाम के 1 सप्ताह बिफोर तक अब आपके साथ इंग्लिश और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब के रूप में हम, है ना, सब क्वेश्चन के रूप में लगे रहेंगे। और निश्चित रूप से आप 2 विषय को, है ना, अगर शुरू से अंत तक हमारे सारे वीडियोज़ को देखते हो, तो निश्चित रूप से इंग्लिश और बायोलॉजी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 90 प्लस तो मिनिमम आपको आएगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाएँ और देखते हैं कि आपका ये जो आज का जो हमारा माय ग्रैंडमदर हाउस का ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसमें मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन-कौन आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो बच्चों है, देखिए ध्यान से, तो आप फटाफट करते जाइएगा। ये आंसर क्या इसका हो सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करो। हमें लगता है बहुत सारे बच्चों को माइंड में आ गया होगा, माय ग्रैंडमदर हाउस इज़ कंपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा, इस तरह का क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई होता है, तो निश्चित रूप से जो है इसे आप देखा करें, है ना? माय ग्रैंडमदर हाउस जो है, ये वीवीआई क्वेश्चन है जिसके लेखक जो हैं, लेखिका कहिएगा तो कमला दास हैं। कौन है? ये कमला दास है, राइट आंसर इसका होगा कमला दास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखता हूँ, कमला दास का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1933 में, 1934 में हुआ था, या 35 में, या 36 में? तो कितना ये लिखना है, तो आप किताब में देखे होंगे, है ना, अबाउट ऑथर के रूप में दिया हुआ रहता है, तो है ना 1934, ये बच्चे राइट आंसर इसका होगा। फटाफट आप जल्दी से आप लोग भी देखते जाएँ कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना आंसर आप दे पाते हो, ठीक है? तो चलो, अभी तो इसमें आप लगभग बहुत सारे आंसर बच्चे दे देते होंगे, लेकिन आपको पूरे किताब का प्रोज और पोएट्री दोनों मिला के जब आपको हम बताएँगे, है ना? उसमें अगर आप पूरे के पूरे मार लेते हो, तो समझ लेना कि अच्छी तैयारी है। ग्रामर में फिर इस तरह से बताऊँगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, कमला दास इज़ एन डैश पोएटेस। किस प्रकार के ये कवयित्री थे? तो सबसे अमेरिकन थे, है ना? या इंडियन थे? आप समझ सकते हो कि अमेरिकन थे कि इंडियन थे। तो सीधी-सी बात है कि मैंने अभी चर्चा किया, ये इंडियन है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इंडियन। ये अफ्रीकन या अमेरिकन, रूसियन ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हू रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो अबाउट ऑथर जब पढ़ेंगे, तो माय ग्रैंडमदर हाउस जो कमला दास लिखी हैं, उनमें और, है ना, कलेक्शन के रूप में और उनके दिए हुए कई नाम, तो उसी में से एक है ना, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये किसने लिखी, किसके द्वारा? टी.एस. एलियट नहीं होगा। टी.एस. एलियट क्या होगा बच्चे? नहीं होंगे, तो क्या होंगे? तो इसमें जो है ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये क्या आंसर है इसका? आपको नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? डी.एच. लॉरेंस ये भी नहीं है। कमला दास, चलो होगा, ज़रूर होगा कमला दास, क्योंकि अध्याय तो वही है, ये सब भी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बच्चे बढ़ें, हू इज़ द स्पीकर इन द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस? ये क्वेश्चन को आप वीवीआई मान लो बच्चों, है ना? इस प्रकार से कोई भी एक प्रोज पोएट्री से एक इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, श्योर, ये जान लो। वरना हर किसी का भी कविता का नाम रहेगा, कहेंगे इनको कौन कंपोज़्ड किए हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन आना तय है, ठीक है? इस प्रकार से आप सारे अध्याय के कंपोज़ जिन्होंने की है ना, उनका नाम कर लोगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले कौन के हैं? तो माय ग्रैंडमदर हाउस कमला दास, ये पहला राइट आंसर कमला दास ही है, बाकी चीज़ें नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बच्चे बढ़ते हैं, तो कहते हैं समर इन कोलकाता, एक दूसरे और भी उनके द्वारा लिखा गया जो है,
उनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, फिर वही के दर वाला नहीं होगी, कमला दास जरूर होगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बच्चे बढ़े, विच फिगर ऑफ स्पीच, चलिए ध्यान से समझिएगा, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माय ग्रैंडमदर हाउस। माय ग्रैंडमदर हाउस जो कविताएं हैं उसमें से आप देखेंगे वो जो पंक्तियां है, लाइन है, उसमें से आप उस कविता में है ना फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है शब्द का। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच है ये? क्या मेटाफोर है ना फिगर ऑफ स्पीच में, या पर्सनाफिकेशन है, या एपिक इसमें सिमिली है, या सिमिली सिर्फ है? ये कौन सा होगा? तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट आंसर है सिमिली। सिमिली को बोलते हैं बच्चा उपमा बोलते हैं, है ना, उपमा बोलते हैं, समझ गया। और इपिक सिमिली इसी से मिलता जुलता होता है। फिर मेटाफोर भी है, पर्सनाफिकेशन से मानवीकरण है, ये रूपक है। ये क्या होता है बच्चों? अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? अलंकार। अलंकार की है ना, अलंकार है, और अंग्रेजी इसकी होती है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको बोलते हैं शब्द भेद। जितने भी दुनिया में शब्द होते हैं ना, सबको 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसी के अंतर्गत सारे दुनिया के सारे वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो अलग है, और ये है फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। और ये क्या होता है? ये बच्चे होता है, पहले समझ लीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे ना, अभी तक क्लास 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, अगर ये आप फिगर ऑफ स्पीच जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, निश्चित रूप से इसे पढ़ लें। या है ना, आपको मैं यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे है ना, विक्टी बीटा है, इस पे आपको डिटेल से फिगर ऑफ स्पीच को बताया गया है, आप उसे देख लेना, ठीक है बच्चों, है ना। ओके, तो जरूर याद सीख लीजिएगा क्या होता है। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि अलंकार ये क्या है। कि जैसे होते हैं ना किसी सेंटेंस में, जैसे मान लो एक से तो उदाहरण देता हूँ कि मेकअप होता है, अर्थात कोई सजता सवरता है ना, सजने सवरने के लिए सिंपल चेहरे को भी है ना मेकअप करके बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। अर्थात उसमें क्या होता है कि उसकी सिंपलिसिटी होती है, ब्यूटी होती है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए एक किसी शब्द है या सेंटेंस है, उसको बढ़ाने के लिए जिस हम शब्द का प्रयोग करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, उसकी सिंपलिसिटी हो, सौम्यता हो, है ना, या सरलता हो, ये सब बढ़ाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। मेटाफोर बोलते हैं, क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसकी संख्या बच्चों 32 से 33 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 7 को दिया हुआ है, ठीक है। तो 32-33 प्रकार है, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, पर्सनाफिकेशन, ओनोमोटोपिया ना, और सिमिली है, मेटाफोर है, हाइपरबोल है, ये सब क्या है? सब है आपको अलंकार है, अर्थात फिगर ऑफ स्पीच है। अगर नहीं पढ़े हो तो निश्चित रूप से उसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट्स के द्वारा बताइए जिन जिन बच्चों को पढ़ना हो ना, कहीं के बच्चे हो, इंडिया के किसी कोने से हो, अगर पढ़ना हो डिटेल से तो आप उसे जरूर कमेंट द्वारा बताना कि हाँ सर अलंकार हमें बताइए, ठीक है। चलिए, तो आज जो इसमें आंसर होगा ये बच्चों होगा, और इसमें कैसे पकड़िएगा कि सिमिली ही होगा। तो चलिए, इसको सिमिली पकड़ने के लिए 3 वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। एज है, लाइक है, और शो है। ये 3 वर्ड जो होते हैं ना बच्चों, जिस सेंटेंस में रहेगा तो उसमें क्या होता है? आपको सिमिली कहलाएगा। अपवाद में है, अपवाद में एक सेंटेंस आएगा, आपको जो डिग्री बनाते हो ना, पॉजिटिव डिग्री, उसमें भी एज का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस अपवादित होती है, ये लगने के बावजूद भी वो नहीं होता है, जब उस तुलनात्मक अध्ययन है ना नहीं हो, है ना, 2 चीज की 2 चीज की बातें हो रही है, तो वो कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन अगर नहीं हो रही है तो हम सिंपल सा है, तो ये क्या कहते हैं? ये सिमिली होगा। चलिए, डिटेल से हम इसकी जानकारी आपको देंगे जब डिटेल्स पढ़ाएंगे तो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस इज प्राउड ऑफ, इस पे गर्व करते थे। तो लेखिका हैं माय ग्रैंडमदर हाउस के, मेरी दादी माँ का घर, जो कविता हमारा है, उसके जो लेखिका हैं, वो किस पे घमंड करती थी, किस पे उसको ना प्राउड था? हर पेरेंट्स हाउस, उसके माता-पिता के घर पर, या हर ग्रैंडमदर्स हाउस, उसकी दादी माँ के घर पर, या हर अंकल्स हाउस, उसके चाचा के घर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप निश्चित रूप से जब कविताएँ पढ़े होंगे, माय ग्रैंडमदर हाउस जो है, ये कविता का है ना, इस जो क्वेश्चंस हैं इसके राइट आंसर ये होंगे, अर्थात ये बी नंबर। चलो बच्चों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, माय ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन,
अब ये कब पब्लिश्ड हुआ था? बच्चों 1963 नहीं होगा, 1964 ये भी नहीं है और 1965 हाँ, यस ये है। तो 1965 में ये जो है पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है? तो बाकी तो समझ ही गए क्या आंसर होने वाला हो गया। माय ग्रैंडमदर हाउस इज़ अब ये समझिए कि सोनेट 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं। क्या सोनेट ये है? नहीं है। ए एन ओड है? ये नहीं है ना? ए बैलेड है? नहीं है। ए लिरिक्स हाँ है। ए राइट आंसर ये होगा। 1, 2, 3 भी लिरिक्स था और उसके बाद 10वां अध्याय भी लिरिक है। चलिए आगे व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंडमदर तो कहने मतलब है जो क्या कहते हैं स्पीकर जो लेखिका थी है ना व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस की जो लेखिका है कमला दास वो कब जो है कब अपने दादी माँ के साथ रहती थी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड क्या अपनी बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में किशोर युवा जवानी अवस्था होती है और ड्यूरिंग हर यूथ युवावस्था और उसके बाद नन ऑफ द जिसमें से किस अवस्था में वो दादी माँ के साथ रहती थी तो राइट आंसर इसका होगा ए ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड बाल्यावस्था में वो दादी माँ के साथ रहती थी बड़े मजे से रहती थी बहुत यादगार पल दादी जी है ना माँ का साथ में था तो हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स देखिए दोबारा आ गया तो इसके राइट आंसर क्या होंगे आपको कमला दास होगा कमला दास यहाँ पर है तो समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन रिपीट है बच्चों चलो कमला दास रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर तो कहने मतलब ये क्वेश्चंस का अर्थ ये हुआ बच्चे कि कमला दास जो लेखिका थी ना अपनी कीमती समय माना ये ऐसे रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज अपने खुशहाली के दिन को याद कर जो खर्च किए थे जो व्यतीत किए थे इन द स्वीट कंपनी बहुत मीठा सफर जो किसके साथ ऑफ हर क्या ग्रैंडमदर्स या ग्रैंडफादर या मदर या फादर अर्थात किसके साथ जो हैप्पी मूवमेंट को उन्होंने जो व्यतीत किया था किनके साथ व्यतीत किया था अपनी दादी के साथ या अपने दादा के साथ अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ तो राइट आंसर होगा ग्रैंड मदर क्योंकि चैप्टर का नाम ही है माय ग्रैंड मदर हाउस तो निश्चित रूप से आप समझ जा सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो माय ग्रैंड मदर हाउस नेक्स्ट बच्चे एक दो क्वेश्चन और है ये ऐसे समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करता हूँ वीवीआई की तो ये क्वेश्चन जो है वीवीआई के श्रेणी में आप डाल दो उसको ठीक है बच्चों उसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस को मैं बता दूं हाँ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन ये भी क्या है वीवीआई है कई बार एग्जाम में कभी आर्ट्स में कभी साइंस में ये आता है ठीक है ग्रैंडमदर हाउस चलो ये भी क्वेश्चन है हाँ जो जो क्वेश्चन आता है मैं चर्चा कर देता हूँ हाउस इज सोनेट चलिए ये भी आ सकता है इसको डाल सकते हैं इसको भी ठीक है इसको भी डाल सकते हैं चलिए आगे नेक्स्ट 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 हाँ ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी हाँ ये वाला ठीक है बाकी ऊपर वाला पहले बता ही दिए थे चलो आगे बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन लास्ट है बच्चों चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे ये वाला हो गया अब लास्ट क्वेश्चन बच्चा आज का ये जो है इसके बाद साथ एक क्वेश्चन और होगी देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डैश इज फ्रॉम द पोएम ये जो कविता का लाइन है बच्चों है ना कविता का लाइन है ना हाँ देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है टेकन फ्रॉम भी होता है ठीक है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से और टू ऑटम से या स्नेक से या माई ग्रैंड हाउस से तो सीधी सी बात है कहता देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे एक घर जो मैं बहुत दूर उससे हो चुकी हूँ अब हाँ वंस आई रिसीव लव जो एक बार मुझे वहां बहुत प्यार मिला था इज फ्रॉम ये लाइन जो है कविता किस जो पंक्ति है लाइन है ये किस कविता से लिया गया है तो माई ग्रैंड हाउस से लिया गया है ठीक है बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन है चलिए देखते हैं उम्मीद करता हूं आप लोग जवाब फट से दे दिए होंगे द पोएट्स इन द हाउस बैग एट डैश डोर्स जब आपको कहानी याद होगी मैंने जब जानकारी कि जब कविता को बताया गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा इंग्लिश टीचर के द्वारा या मेरे द्वारा जब भी तो ये इसमें बताया जाता है कि ये जो जब वो दोबारा गई थी है ना जब लेखिका बनने के बाद जब दादी माँ के घर गई थी वहां पे आसपास के लोग जो है ना उसे देखने के लिए आ गई लगता है वो बूढ़ी माता की जो है ना एक पोती आई है ना कमला आई है तो द पोएट्स द ग्रैंड मदर्स हाउस बैग्स एट डोर
एक्स एट द डोर जो है, वो कौन वहाँ पे लोग आ गए थे देखने-उखने के लिए? तो वो स्ट्रेंजर अनजान या फ्रेंड्स या फैमिलीज़ या एनिमी, है ना? ना दुश्मन आए थे, ना परिवार के लोग थे, ना दोस्त थे, बस उसके अनजान लोग थे उस समय, जिसको भूल-भाल गई थी बचपन में, है ना? वो देख अगल-बगल देखने के लोग वहाँ पे आ गए थे। तो ये क्वेश्चन बच्चे आज का जो 14 क्वेश्चन था इस अध्याय से, जिसमें से प्रमुख क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो ये इस अध्याय के साथ पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूरा हुआ और नेक्स्ट डे जो मैं आपको लेऊँगा प्रोज़ सेक्शन लेके आऊँगा। उसके बाद लगातार 1 से लेके 11 प्रोज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लगातार कराते रहूँगा। उसके बाद फिर बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अध्याय बाय अध्याय लेके आऊँगा जल्द ही, है ना? थोड़ा-सा वेट करो बच्चे, ठीक है? तो जल्द ही लेके आऊँगा। उसके बाद फिर ग्रामर पोर्शन भी लेके आऊँगा बच्चों को। ऑनलाइन लाइव क्लास में कभी ग्रामर भी पढ़ाएँगे, चाहे नरेशन हो, डिग्री हो, क्वेश्चन टेक हो, वॉइस हो, कुछ भी, ठीक है? वो सारी चीज़ लेके आऊँगा। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपको ग्रामर का सारे टॉपिक्स लेके आपको आऊँगा, ठीक है? तो लगे रहें बच्चे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस टॉपिक को, इस वीडियो को, ठीक है? ताकि आपके साथ-साथ वह बच्चे भी लाभान्वित हो सके, वो भी फ़ायदा ले सके और अच्छे नंबर ला सके। इसी आशा विश्वास के साथ नेक्स्ट डे मिलता हूँ। ओके बच्चों, बाय-बाय।